प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है केशवदास की काव्यगत विशेषताएं। इससे पूर्व के भाग में हमने केशवदास का जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज के इस प्रकरण के अंतर्गत काव्यगत विशेषताएं, जिसके अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष को समाहित किया जाता है काव्य के अंतर्गत, इन दो पक्षों के आधार पर हम केशवदास के काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा कि हम पूर्व में ही जानते हैं कि केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण तत्व माना, चमत्कार को काव्य का प्राण तत्व माना। इसीलिए इन्हें अलंकारवादी आचार्य कवि कहा जाता है। इसीलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वे वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन करते हैं, जो काव्य कल्प, लतावृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह वे अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते, दोनों को एक ही मानते हैं। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण उनका काव्य पक्ष दब गया है और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि अपनी इसी क्लिष्टता यानी कि काव्यगत क्लिष्टता के कारण वे कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका में प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। यानी कि प्रबंध काव्य की दृष्टि से वे इतने सफल नहीं हो सके हैं जितना कि मुक्त काव्य की दृष्टि से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इनकी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता संवाद योजना है। अब वर्ण्य विषय। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया है। उनकी प्रशस्ति में काव्य रचना की है, जैसे कि वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशवदास का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले थे और भक्त बाद में, अतः उन्होंने भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक रही। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण। केशव दास द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण इतना मौलिक नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि वे राज दरबारों में रहते थे और प्रकृति का वास्तविक अनुभव और ज्ञान उन्हें नहीं था। राज दरबारों के साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है। उसमें परंपरा का निर्वाह अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम है।
वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठती है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई हैं। उदाहरणतः अरुण सूर्य को कपालिक काल का रक्त से भरा हुआ कपाल बना देना बड़ा ही अनुचित और भद्दा प्रतीत होता है। संवाद योजना। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता विद्यमान थी, तथा संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली है। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद, लवकुश संवाद, सीता हनुमान संवाद, अंगद रावण संवाद इसी प्रकार के संवाद हैं। पांडित्य प्रदर्शन। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं है। मैं पहले भी पूर्व में कह चुकी हूँ कि केशवदास द्वारा काव्य का भाव पक्ष है वह इतना उत्तम नहीं है। केशव के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा। हृदयहीन से तात्पर्य कविता हृदय का विषय है, भावनाओं का विषय है। अगर हम कविता के इस मूल आधार को ही छोड़ दें तो हम हृदयहीन कवि कहलाएंगे, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेकानेक स्थल हैं जहाँ उनकी भावुकता और सहृदयता साकार हो उठी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र जी की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता जी का कथन कितना भावपूर्ण है। श्रीपुर में बन मध्य है, तू मग करी अनीति, कहीं मुंदरी अवतियन की को करी है प्रतीति। भाषा। केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया, परंतु ब्रज भाषा का जो ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है वह केशव की कविता में नहीं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो अनेक छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है। खारक, थोरिला, दुगई, गोरमदाइन आदि जैसे बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हुआ है। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे इहाँ, उहाँ, दिखाऊं, रिझाऊं आदि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे चाप से चापकिया। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी स्वच्छंदता से काम लिया है, जैसे आलोक, लांच, नारी आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता है। उदाहरणतः विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, केशव जीवन हार को दुख अशेष हत लेत। संस्कृत और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता आ गई है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है। उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। लाज मरना कहावत का एक प्रयोग देखिए। कहीं केशव आपनी झांग उगारी के, आप ही लाजन की मरिए। शैली। केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है।
पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ दुरूह हो गई है। रस। केशव दास जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट योजना की है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया। वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में तो वे अपनी सानी नहीं रखते। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लब के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्ण है। रिपु माहरी संहारी दल यम ते लेहूं छुड़ाए, लब ही मिले हो देखी हो माता तेरे पाए। छंद। छंदों के विषय में केशव का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, हिंदी साहित्य में किसी ने भी नहीं किया। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई है कि विद्वानों ने उसे शब्दों का, या कह सकते हैं छंदों का अजायब घर कह दिया। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। उन्होंने कविता, सवैया, दोहा आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया है। कि अलंकार। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था। उनके अनुसार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण भिन्न विराज ही कविता विनीता मित, अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से कविता के भाव दब से गए हैं और पाठक को केवल चमत्कार हाथ लगता है। जहाँ अलंकार योजना के प्रति केशव का कठोर आग्रह नहीं, वहाँ उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत जब भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे माताओं को वृक्षहीन लताओं के समान पाते हैं। साहित्य में स्थान। केशव दास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहकर पुकारा जाता है, किंतु उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशव दास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है। कहा जाता है उनके संबंध में, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश।